स्वागत है आपका आर्यवर्त न्यूज में। मैं हूं दिनेश नेगी और आप देख रहे हैं आर्यवर्त न्यूज की एक आर्थिक खबर। आज की आर्थिक खबर में हम जानेंगे कि सेल इंडिया ने बढ़ाए डीजल के दाम 20 रुपये प्रति लीटर। केंद्र ने हल्दी बोर्ड के गठन को किया अधिसूचित। शेयर बाजार में दूसरे दिन लगातार गिरावट और सेंसेक्स 286 अंक और लुढ़का। सूक्ष्म क्वांटम डॉट्स पर काम करने के लिए केमिस्ट्री में मिले 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार। टोरेंटो ने रिलायंस कॉर्प के लिए हिंदुजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर। आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक शुरू, रेपो रेट स्थिर होने का है अनुमान। इन सभी खबरों को जानने के लिए बने रहें इस खबर में अंत तक। तो अब खबर विस्तार से। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सेल इंडिया ने हफ्ते भर से भी कम समय में डीजल की कीमतों में 20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने लगातार 18वें महीने में भी कीमतों पर लगाम लगाई हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल पिछले कई दिनों से $90 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए दुनिया की दूसरी बड़ी तेल एवं गैस कंपनी सेल की भारतीय इकाई ने पिछले हफ्ते ईंधन कीमत में रोजाना 4 रुपये वृद्धि की। दक्षिण एवं पश्चिम भारत में खास मौजूदगी रखने वाले सेल इंडिया से जुड़े सूत्रों ने कहा कि बढ़ोतरी के बाद उसके पेट्रोल पंपों पर डीजल के दाम मुंबई में 130 रुपये और चेन्नई में 129 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं सेल के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का भाव 117 रुपये से लेकर 118 रुपये प्रति लीटर चल रहा है। सेल के देश भर में 346 पेट्रोल पंप हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वितरण कंपनियों के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल एवं डीजल के भाव इससे कहीं कम है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल पंप पर मुंबई में 106 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर, जबकि चेन्नई में 102 रुपये 63 पैसा प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। अगली खबर में आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर दिया है। यह बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह बोर्ड हल्दी की खपत व निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने के साथ ही नई उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा। साथ ही बोर्ड मूल्य संवर्धन से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हल्दी उत्पादों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। बोर्ड गुणवत्ता और खाद्यान्न सुरक्षा मानकों के पालन को भी बढ़ावा देगा। हल्दी बोर्ड की गतिविधियां हल्दी उत्पादकों के क्षेत्र पर केंद्रित और खेतों के करीब बड़े प्रवर्धन के माध्यम से हल्दी उत्पादकों की बेहतर भलाई और समृद्धि में योगदान देगी, जिससे हल्दी उत्पादकों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत मिलेगी। मूल्य संवर्धन में बोर्ड की गतिविधियां यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे उत्पादक और प्रोसेसर उच्च गुणवत्ता वाले हल्दी और हल्दी उत्पादों के निर्यातकों के रूप में वैश्विक बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति को बरकरार रखेंगे। आपको बता दें कि हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। 2022 और 23 के दौरान 380 से अधिक निर्यातकों द्वारा 20.74 करोड़ डॉलर मूल्य अर्थात 1600 करोड़ रुपए की 1.53 लाख टन हल्दी और उत्पादों का निर्यात किया गया था। हल्दी बोर्ड के गठन से वर्ष 2030 तक देश से हल्दी का निर्यात बढ़कर 100 करोड़ डॉलर करीब 8000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया है। अब बात करें हम शेयर बाजार की, तो घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। बीएसई सेंसेक्स 286 अंक के नुकसान में रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की पूंजी निकासी जारी रहने और अमेरिकी तथा एशियाई बाजारों के कमजोर रुख से भी बाजार प्रभावित रहा। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 286.06 अंक यानी 0.44% की गिरावट के साथ 65,226.04 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय 633.33 अंक तक लुढ़क गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की निफ्टी भी 92.65 अंक अर्थात 0.4% की गिरावट के साथ 19,436.10 अंक पर बंद हुआ। अब है खास खबर नोबेल पुरस्कार की। आपको बता दें कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मोंगी बावेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमो को सूक्ष्म क्वांटम डॉट्स पर उनके काम के लिए देने की घोषणा की गई है। क्वांटम डॉट्स कुछ अणु होते हैं। रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस के अनुसार इन सूक्ष्म कणों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और अब ये टेलीविजन स्क्रीन और LED लैंप से अपनी रोशनी फैलाते हैं। वो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और उनकी स्पष्ट रोशनी एक सर्जन के लिए ट्यूमर ऊतक को रोशनी कर सकती है। एकेडमी के महासचिव हंस एलेग्रेन ने बुधवार को स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। नोबेल पुरस्कार में 1.1 करोड़ स्वीडन क्रोनर
यानी 10 लाख डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह भारतीय रुपयों में लगभग 8 करोड़ रुपए हैं। और अब खबर है भारत की दिग्गज कंपनियों की। अहमदाबाद में स्थित टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने हिंदुजा ग्रुप द्वारा दिवालिया रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने के लिए प्रस्तुत की गई समाधान योजना पर रोक लगाने के लिए दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टोरेंट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जेंट याचिका में 26 अप्रैल को रिलायंस कैपिटल की संपत्ति की नीलामी के दूसरे दौर को चुनौती देने वाली अपनी लंबित अपीलों को जल्द से जल्द हल करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप का तत्काल अनुरोध किया है। दूसरे दौर के नीलामी में टोरेंट इन्वेस्टमेंट के बाहर होने के बाद हिंदुजा समूह का एकमात्र IIHL बोलीदाता के रूप में उभरा। IIHL ने 9,800 करोड़ रुपए की नकदी बोली जमा की। जून में रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं ने 99.6% वोट प्राप्त करके IIHL समाधान योजना को भारी मंजूरी दे दी। योजना को NCLT यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्याय अधिग्रहण से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। यह दूसरी बार है कि टोरेंट ने NCLT द्वारा IIHL के समाधान योजना की मंजूरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है। इससे पहले 25 अगस्त को टोरेंट का पहला प्रयास असफल रहा था। तब अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। टोरेंट ने कहा कि उन्होंने फिर से इन नाकामों के कारण अपनी लंबित अपीलों पर तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 11 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। और अब खबर है रिजर्व बैंक की तरफ से। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक बुधवार से शुरू हो गई। इस 3 दिवसीय बैठक में नीतिगत रेपो दर की मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में समीक्षा की जाएगी। बैठक में किए गए फैसलों की घोषणा शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर करेंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि MPC की बैठक में रेपो दर को एक बार फिर से स्थिर रखे जाने का फैसला लिया जा सकता है। मुद्रास्फीति की स्थिति और मौजूदा वैश्विक कारकों को ध्यान में रखते हुए MPC रेपो दर को 6.5% पर ही बरकरार रख सकता है। रिजर्व बैंक ने पिछले साल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद बदली हुई परिस्थितियों में रेपो दर में बढ़ोतरी का सिलसिला मई 2022 में ही शुरू कर दिया था। नीतिगत ब्याज दर में बढ़ोतरी का यह सिलसिला फरवरी 2022 तक जारी रहा। इस दौरान रेपो दर 4% से बढ़कर 6.5% पर बढ़ गई। हालांकि उसके बाद RBI की मौद्रिक नीति निर्धारण संबंधी MPC ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। पिछले 3 द्विमासिक बैठकों में MPC ने रेपो दर को 6.5% पर ही बनाए रखा। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को उनकी जरूरतों के लिए उधार देता है। इस दर में बदलाव होने से बैंकों को मिलने वाला धन सस्ता या महंगा हो जाता है और उसका असर रिटेल बैंकिंग कर्जों पर पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन समन्विस ने कहा, इस बार की मौद्रिक नीति में मौजूदा दर संरचना के साथ ही नीतिगत रूप से रुख के जारी रहने की संभावना है। इसलिए रेपो दर 6.5% पर ही बरकरार रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति अब भी 6.8% के उच्च स्तर पर है। हालांकि सितंबर तथा अक्टूबर में इसमें कमी आने की उम्मीद है, लेकिन खरीफ की पैदावार को देखकर कुछ आशंकाएं इसकी कीमतों को बढ़ा सकती हैं। आज की इस खबर में इतना ही। उम्मीद है कि इस खबर से आपकी जानकारी में कुछ इजाफा हुआ होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।